बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर पोस्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है या सेशन नंबर 18 है। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही फंडामेंटल है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। असल में ये कंप्यूटर फंडामेंटल के भी कंटेंट्स इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज के कंटेंट भी आते हैं। तो इस एतबार से ये बड़ा ही अहम टॉपिक है और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे ना ये आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होगा और असेंबली मेरा नहीं ख्याल कि कोई पेपर ऐसा हो आपके कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड किसी भी टेस्ट का जिसके अंदर इस आउटलाइन को के बारे में आपसे ना पूछा जाता हो। इंतहाई और बुनियादी फंडामेंटल आउटलाइन ये होती है। अगर आप इस आउटलाइन को देखें तो इसके अंदर आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास जो पहला टॉपिक है वो माइक्रो प्रोसेसर और बस स्ट्रक्चर के बारे में है। फिर एड्रेसिंग कैसे की जाती है, डाटा और कंट्रोल क्या होता है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर क्या है, और इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स और डाटा मूवमेंट हमारे पास क्या है। तो आज हम ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इस पहले सेशन के अंदर ये वाले टॉपिक्स भी हम क्लियर कर लेंगे और इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो हमारी जनरल परसेप्शन है मतलब असेंबली लैंग्वेज के हवाले से उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे इंशाल्लाह इसके लिए हम मेरा एक नेक्स्ट सेशन होगा जिसके अंदर जो है ना ये कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज और इससे रिलेटेड जितने भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड हमारे ये बहुत ही फंडामेंटल हैं, यानी बेसिक्स हैं। ये हर सूरत में किसी ना किसी अंदाज में आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर असेंबली लैंग्वेज का पार्ट 1 लेक्चर जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसे लर्न करने में आमतौर पर हम लोग समझते हैं। अगर हम असेंबली लैंग्वेज का इंट्रो देखें या इस कोर्स का इंट्रो देखें तो हमारी जो परसेप्शन हो जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसके लिए हम सारे लोग जानते हैं जी कि अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दें, क्योंकि कंप्यूटर तो एक डम्ब डिवाइस है, तो वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू टॉक विद द कंप्यूटर। अगर हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को बता सकें कि उसने क्या करना है और उसने कैसे करना है, चूँकि उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, वो एक एफिशिएंट डिवाइस ज़रूर है बट वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस जो है वो नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और इसमें हम ये भी जानते हैं कि दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने ये देखा जो आप पढ़ के भी आए हैं, आपने ज़रूर कोई ना कोई हाई लेवल लैंग्वेज C++ पढ़ी होगी या कोई भी आपने C++ तो लाजमी आपने जो है ना वो इससे पहले पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो डेफिनेटली वो सारी आपने हाई लेवल लैंग्वेजेस ही पढ़ी हैं। उसके साथ ही आपने ये देखा था कि लो लेवल लैंग्वेजेस भी आपके पास होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर को ज़्यादा करीब होती हैं और ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसानों के ज़्यादा करीब होती हैं उनको हम हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेजेस का नाम आपने सुना, उनमें से एक लैंग्वेज तो मशीन है जो कि 0 और 1 पर मुश्तमिल होती है, जो कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है। लेकिन एक इंसान के लिए मुझे ये बताएं कि 0-1 को सीखना और 0-1 की सूरत में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना कितना मुश्किल होगा जब कंप्यूटर शुरू में ईजाद हुआ 1940s के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन को आसान बनाने के लिए जो सबसे पहली लैंग्वेज जो डिफाइन की गई, जिसको बनाया गया कि जो मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के थोड़ी सी करीब होगी, तो फिर असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ही आती है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास निमोनिक कोड्स होते हैं जिनकी मदद से हम इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। हम ऐड करने के लिए ऐड लिखेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए सब लिखेंगे और इसी तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, रजिस्टर्स को हम नाम दे सकते हैं। तो थोड़ी बहुत ये जनरल लैंग्वेजेस थी, जनरल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज थी कि जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते थे। जो मकसद है इसका वो क्या है जी? जो मकसद है इसका वो ये है कि कंप्यूटर में और इंसान में, यानी हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर, इन दोनों के दरमियान जो है वो बहुत ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं और एक बल्क ऑफ टाइम चाहिए होता है ट्रांसलेटर्स को प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में और एग्जीक्यूट करने में।
अगर आपके पास ट्रांसलेटर नहीं है, आपके पास आल्दो कि आज का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पीडी हो गया है, आप आज की बात ही ना करें, आप तसव्वुर करें कि जब आपके पास कंप्यूटर का प्रोसेसर जो था वो चंद मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर मुश्तमिल होता था, यानी वो 20 मेगाहर्ट्ज़ था या 30 मेगाहर्ट्ज़ था, और आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी थी वो चंद मेगाबाइट के ऊपर मुश्तमिल होती थी, बल्कि रैम जो है वो केबी के अंदर हुआ करती थी। उस वक्त आप जरा सोचें कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम जो था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या बेयर करना पड़ता था, आपको दरमियान में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, आपको ट्रांसलेटर चाहिए था या इंटरप्रेटर चाहिए था या कंपाइलर चाहिए था, वो एक कोड जनरेट करता था और उस कोड को देन एग्जीक्यूट किया जाता था। तो उस वक्त असेंबली लैंग्वेज को बनाने का जो सबसे पहला मकसद था वो ये था कि कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान ये जो है, आप कह लें कि ये जो कॉस्ट है ट्रांसलेटर्स की हाई लेवल लैंग्वेज की सूरत में, इसको किसी तरीके से कम किया जाए और प्रोग्राम की एफिशिएंसी को और एग्जीक्यूशन को फास्ट किया जाए। तो मुझे ये बताएं कि आप ने CSC पढ़ी है, आप सी का प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद उसे कंपाइल करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपने ये पढ़ा है अपने CS 101 के अंदर भी कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसे पहले ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद जो है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो हमारे प्रोसेसर पे और हमारे रिसोर्सेज पे एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, एक एक्स्ट्रा टाइम कॉस्ट होती है जो हमें ट्रांसलेशन की सूरत में बियर करनी पड़ती है। एक बात ज़हन में रखें, आप इसको आज के सिनेरियो में नहीं देखेंगे, असेंबली लैंग्वेज को आज के सिनेरियो में आप नहीं देखेंगे, आप इसको देखें 1970s के अंदर, 1980s के अंदर, जब माउस भी नहीं है, जब आपके पास कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड जो है वो किलो हर्ट्स के अंदर है, आज तो गीगा हर्ट्स के अंदर है ना, जब आपकी रैम जो है वो केबी में है और आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है वो चंद MB की है और कोई ग्राफिकल इन्वायरमेंट नहीं है, और आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं कि जो प्रोग्राम अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसकी लोडिंग और एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है टाइम के एतबार से, नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो उसके मुकाबले में अगर आप वही प्रोग्राम जो है वो असेंबली लैंग्वेज में डेवलप करवा लेते हैं तो उस सूरत में उसकी एफिशिएंसी या उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो बेहतर हो जाता है। तो ये मकसद था असेंबली लैंग्वेज को प्रमोट करने का, असेंबली लैंग्वेज को ड्राइव करने का। जी, अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज की तो आम तौर पर यही इम्प्रेशन है जो हमने भी अपने एजुकेशन लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में इसको ऐसे ही समझा था। हम कहते थे कि जी असेंबली लैंग्वेज जो है ना ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है और ये हमारी समझ में नहीं आती, ये आसानी से समझना इसको मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, चूँकि ये बहुत लो लेवल के ऊपर जाके कंप्यूटर को हैंडल कर रही होती है। हमने प्रोग्रामिंग सीखी कैसे? हमने ये सीखा कि इंट स्पेस ए कॉलन लिखेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उस ए को जब हम 15 के इक्वल लिखेंगे तो उसमें वैल्यू 15 चली जाएगी और उसके बाद हम उसको लिखेंगे कि c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और आगे सेमी कॉलन लगाएंगे तो हमारा वो वेरिएबल जो है वो जमा हो जाएगा। यानी कि हम ये कौन सी नोटेशन है? ये हमारे ह्यूमन से की मैथमेटिकल नोटेशन से मिलती जुलती नोटेशन है। हम मैथ में देख के आ रहे हैं जी x इज इक्वल टू 5 मैथ में हमने पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हमने मैथ में पढ़ा हुआ है। तो वो ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो इसलिए जो लैंग्वेज इंसान के ज़्यादा करीब है डेफिनेटली उसको सीखना भी उतना ही आसान होगा। तो बीइंग के असेंबली लैंग्वेज जो है ये है ही लो लेवल लैंग्वेज, ये कंप्यूटर के ज़्यादा करीब है, तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी और इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। और चूँकि दूसरी डिफ़िकल्टी हमें इसलिए भी आती है कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, हमने इसमें फ्यूचर में काम नहीं करना होता, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से भी हम इसको नहीं देख रहे होते, तो इस हवाले से हमें ये एक डिफ़िकल्ट कोर्स लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये इम्प्रेशन इस हवाले से गलत है कि ये सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ये याद रखिएगा, ये जुमला अपने ज़हन में बिठा लें कि ये इतनी सिंपल है कि इसमें हमें एक लूप बनाने के लिए
हो सकता है 10 लाइनें लिखनी पड़े, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर जब हम लूप लिखते हैं तो हम एक लाइन के अंदर लूप लिख सकते हैं। फॉर लूप की एग्जांपल आपके ज़हन में होनी चाहिए। फॉर को आप एक लाइन में लिखें तो आपकी लूप जो है वो बन जाती है। तो वो क्या हुआ, वो आसान है, और इस वही काम जब हम असेंबली में करेंगे, चूंकि इसमें हमें सिंपलर स्टेप्स के अंदर उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जी सी प्लस प्लस में जो कोड हम 3 लाइनों का लिखते हैं जी, असेंबली में वो 15 लाइनों का लिखा जाता है, तो इसलिए इसका कोड बड़ा है और ये मुश्किल लैंग्वेज है। तो इस सेंस में हम इसको जो है वो मुश्किल कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी डिफिकल्टी इसकी ये भी है कि हम इसको एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ते। देखो आप भी इसको तीसरे चौथी लैंग्वेज के तौर पे पढ़ रहे हो, इससे पहले आप सी प्लस प्लस को पढ़ चुके हो या किसी और लैंग्वेज को पढ़ चुके हो, उसके बाद हम इसकी तरफ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ये लगेगा कि यार सी में तो मैं ये काम 3 लाइनों से कर लेता था, जो काम मुझे असेंबली में 5 या 10 लाइनों में करना पड़ रहा है। लेकिन आज भी जो है हमें सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स बनाने पड़ रहे हैं जी। तो इंट्रोडक्शन में हम ये कह रहे थे कि इसीलिए चूंकि हम इसको एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ते, तो हमें ये लगता है कि ये काफ़ी बोरिंग भी है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। लेकिन जो इसकी सिंप्लिसिटी जो है वो असल में इसकी डिफ़िकल्टी बनी हुई है। अगर हम इसको स्टार्ट करने से पहले जी जो चीज़ें आपको आनी चाहिए और जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उनमें हमारे पास एंड ऑपरेटर का आपको पता होना चाहिए, आर क्या करता है, नॉट क्या करता है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जो हैं वो आपको आने चाहिए। बाइनरी नंबर्स किस तरह से काम करते हैं और उनकी अरिथमेटिक क्या है, उनकी जो प्लस माइनस है ये भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर कमल का जवाब आ गया है जी कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ पर आजकल तो इसका यूज़ नहीं है, लेकिन या कहीं पे होगा भी। मैं हैरान हो गया कोविड-19 की सिचुएशन में, मैंने एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा कि जिसके अंदर कोबोल की लैंग्वेज आज भी दुनिया के किसी हिस्से में इस्तेमाल हो रही है। तो डेफिनेटली असेंबली लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम भी दुनिया के किसी न किसी हिस्से में आज चल रहे होंगे। तो उस वक्त ध्यान से सुने ज़रा, मैंने क्या कहा था कि जो असेंबली लैंग्वेज है इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर के दरमियान जो ट्रांसलेटर एक टाइम कंज्यूम करता है, उस टाइम को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे सिस्टम्स जो रियल टाइम सिस्टम्स कहलाते हैं, जिन्होंने टाइम के ऊपर रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है, ऐसे सिस्टम्स के लिए फिर अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि टाइम बाउंड रिस्पॉन्स को वो मीट ना कर सके। वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रोग्रामिंग, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो डेफिनेटली एक टाइम बाउंडेड टास्क हो जाएगी। तो उस सूरत में हमारे पास जो सबसे अच्छी चॉइस होगी वो असेंबली लैंग्वेज ही होगी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई टाइम लैग नहीं है, ये डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इसको चलाने के लिए किसी किस्म के ट्रांसलेटर को यूज़ नहीं करेगा या किसी दूसरी किस्म की फाइल को इस्तेमाल नहीं करेगा। सिर्फ अपने बेसिक असेंबलर के ज़रिए वो कुछ निमोनिक कोड्स होंगे जिनको यूज़ करते हुए वो इसको अंडरस्टैंड कर लेगा जी। और दूसरी बात, इसका मकसद एक ये भी है जी, अगर आप वाक़यातन इसके 5 से 10 प्रोग्राम्स को समझ लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको लिखना शुरू कर दें, अगर आप उनकी वर्किंग को समझ लें तो आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। आपको इन एक्चुअल पता चलेगा कि लूप जो होती है जब 1 से लेकर 100 तक जाती है तो ये जाती कैसे है, इसके पीछे सारी ऑप्शंस जो हैं से हमारा टॉपिक शुरू होता है जी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी हम 4 चीज़ों के बारे में प्लान किया था, लेकिन मैं जब स्लाइड्स बना रहा था तो मैटर ज़्यादा हो गया था। एक तो हम बेसिक आर्किटेक्चर को देखेंगे कंप्यूटर के, उसके बाद हम देखेंगे जी कि हमारे पास आर्किटेक्चर के अंदर एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस क्या होता है, और किसी कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर्स जो होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं और उनका क्या काम होता है। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। आपने CS 101 के अंदर कंप्यूटर बसेस के बारे में पढ़ा था, और ये नाम आपके लिए मेरा नहीं ख्याल के नए होंगे कि कंप्यूटर की जो बसेस होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं।
कंप्यूटर बस से क्या मुराद है जी? सबसे पहले तो ये समझ लें, ये बेसिकली आपकी प्रोसेसर है, ये आपकी मेमोरी है, ये पेरिफेरल्स हैं। पेरिफेरल से मुराद तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसमें चाहे आप VGA कार्ड ले लें, आप इसके अंदर साउंड कार्ड ले लें, कीबोर्ड ले लें, माउस ले लें, तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपके पेरिफेरल्स हैं। आप अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके प्रोसेसर के साथ ये कनेक्टेड होते हैं और मेमोरी के साथ भी ये लिंक्ड होते हैं डायरेक्टली। तो किस तरीके से, अब ये देखें किस तरीके से इनके दरमियान डाटा जो है ना वो कम्युनिकेट करता है। तो डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए इन सब के दरमियान इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं। उन इलेक्ट्रिकल पाथ्स को हम कंप्यूटर बसेस कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है इसका आर्किटेक्चर ये है कि इसमें 3 किस्म के ये इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं। एक पाथ वो है जिसके अंदर सिर्फ डाटा जाएगा, और एक पाथ वो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाटे का एड्रेस जाएगा, और एक पाथ वो है कि जिसके अंदर सिर्फ इंस्ट्रक्शन जाएगी कि क्या डाटा को रीड करना है या डाटा को राइट करना है। मैं आपको एक मेमोरी की पिक दिखाता हूँ, उससे आपको ज़रा ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा जी। ये मेमोरी है हमारे पास, 0 1 2 3 4 ये इसके एड्रेसेस हैं मेमोरी के, और ये इसकी सेल विड्थ है। अगर हम मेमोरी को देखें तो आपकी रैम जो है वो CPU को इस तरह नज़र आ रही होती है जैसे आपके सामने एक अलमारी का फ्रेम बना हुआ है और उसके अंदर शेल्फ बने हुए हैं, और वो शेल्फ जो हैं वो डिवाइडेड हैं खानों के अंदर। तो ये एक खाना है, इसका नाम 0 है। इसी तरह आगे भी खाने बने होंगे, उससे आगे भी खाने बने होंगे। तो ये नाम है इसका, एड्रेस है इसका। जब मेमोरी में से डाटा को रीड किया जाता है या राइट किया जाता है, 2 काम हम मेमोरी के ऊपर करते हैं, या हम डाटा को रीड करते हैं या राइट करते हैं। इसे सेल कहा जाता है, और इसमें कितनी गुंजाइश होती है, 8 बिट का है तो ये 8 बिट मेमोरी कहलाएगी, अगर ये 16 बिट का है तो ये 16 बिट मेमोरी कहलाएगी, और इसको हम कहते हैं सेल विड्थ। ठीक है जी। तो ये मेमोरी है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका डाटा पड़ा हुआ है। इस डाटा को आपने, आपका प्रोसेसर जो है वो रीड भी करता है और राइट भी करता है। जब वो डाटा को रीड करना चाहता है, मेमोरी के अंदर एक एड्रेस है जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, तो वो एड्रेस बस के ऊपर उसका एड्रेस लिखेगा, कंट्रोल बस के ऊपर वो लिखेगा रीड, और ये दोनों जाएंगे मेमोरी के पास। ठीक है जी। और एड्रेस बस के ऊपर उसका एड्रेस रख दिया जाएगा। सॉरी, मैं शायद गलत बोल गया, डाटा बस इसकी ब्लैंक होगी, कंट्रोल बस के ऊपर रीड लिखा जाएगा, और एड्रेस बस के ऊपर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस लिखा जाएगा जी। कि मतलब हम इसी की मिसाल ले लेते हैं, यही वाली स्लाइड जो मैंने लगाई है, कि वो चाहता है कि जी जो 2 है ना, 2 इसमें से जो डाटा इसको रीड कर लिया जाए, तो प्रोसेसर क्या करेगा कि 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करके एड्रेस बस के ऊपर लिख देगा। एड्रेस बस जाएगी मेमोरी में से, जो 2 नंबर सेल होगा उसमें जो डाटा पड़ा होगा उसको डाटा बस के ऊपर रख के ये वापस प्रोसेसर के अंदर जो है ना ये आ जाएगा। तो ये बात ज़हन में रखें। इसी तरह ये तीनों यूज होते हैं। फर्ज करें कि आपने यहाँ पर आपके पास कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड से कोई डाटा टाइप कर रहे हैं, तो वो डाटा यहाँ से राइट हो रहा है, एड्रेस बस के ऊपर जो है एड्रेस लिखा हुआ है जिसके साथ आपका कीबोर्ड मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, और जो डाटा है वो डाटा बस के ऊपर मौजूद है, और इसने मेमोरी में जाके डाटा को लिखना है, तो कंट्रोल बस के ऊपर जो है वो राइट का सिग्नल जो है वो मौजूद। जी, रजिस्टर्स की बात करते हैं जी। रजिस्टर्स होते हैं जी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर। ये जो मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है ये इंटेल आर्किटेक्चर का है, ये भी आपके नोट्स में मौजूद है। बेसिकली रजिस्टर्स क्या हैं आप लोग जानते हैं, CS 101 के अंदर आपने रजिस्टर्स क्या होते हैं ये ज़रूर पढ़ा था। टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस होती है इनसाइड द CPU, यानी जो आपकी प्रोसेसर की चिप होती है ना, चाहे वो प्रोसेसर आपके मोबाइल में लगा हुआ है या आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है, आपके प्रोसेसर की चिप के अंदर जो है वो स्मॉल स्टोरेज प्लेस होती है जिसके अंदर मौजूद होता है डाटा, जो डाटा एक्चुअली प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूं जी आपको, जरा समझिएगा। 100 रकमों को आपने जमा करना है। कितनी रकमों को? 100 रकमों को आप जमा कर रहे हैं। अब आपने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि मैं 2-2 रकमों को जमा करूंगा। ठीक है, अब आपने पहली 2 को जमा किया, उसके बाद फिर तीसरी को उसमें जमा किया, फिर चौथी को उसमें उसके अंदर जमा किया। तो एक वो स्टेज है कि जब आप उन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो वो जब आप 2 को प्लस कर रहे हैं ना, तो वो जो 2 हैं करंटली इन एग्जीक्यूशन है, वो डाटा जो है वो आपके रजिस्टर में मौजूद होगा, और जिसको आपने बाद में करना है वो कहाँ पर मौजूद होगा ये भी हम बाद में बात करेंगे। तो रजिस्टर्स हमारे पास ये टाइनी स्टोरेज होते हैं जी। नंबर 1 मेमोरी की तरह इनका काम होता है। ये
बाइनरी नंबर्स को, चाहे वो डाटा की सूरत में हो, एड्रेस की सूरत में, उन्होंने होल्ड करना होता है। और रजिस्टर्स जो होते हैं ये बहुत स्मॉल इन नंबर होते हैं एक प्रोसेसर के अंदर। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा तादाद में। आप देखें तो ये शुरू के जो इंटेल आर्किटेक्चर कंप्यूटर्स थे उनके अंदर टोटल रजिस्टर्स की तादाद है, आप इसको गिन सकते हैं। 4 ये हैं, 5, 6 और 6 के बाद शायद 8 ये हैं, और ये 14 रजिस्टर थे टोटल एक इंटेल के प्रोसेसर में, जो इंटेल x86 आर्किटेक्चर था। तो रजिस्टर्स की अगर हम टाइप्स देखें जी, तो हमारे पास पहली टाइप जो आएगी वो आ जाती है अकोमोलेटर। इससे पहले मैं नाम बता दूं आपको जी, हर कंपनी, हर आर्किटेक्चर जो है वो अपने रजिस्टर्स को मुख्तलिफ नाम देता है। किसी ने इसका नाम R0, R1, R2 रखा होता है, किसी ने इन रजिस्टर्स का नाम A, B, C, D रखा होता है। इसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। हर आर्किटेक्चर, इंटेल आर्किटेक्चर जो है वो और है, इसी तरह मोटरोला का आर्किटेक्चर होगा तो वो और होगा, और इसी तरह अगर AMD प्रोसेसर के आर्किटेक्चर्स को हम पढ़ेंगे तो वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा, आप असेंबली लैंग्वेज को, अगर आप असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स इंटेल आर्किटेक्चर के लिए पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट होंगे। जब आप उसको किसी और आर्किटेक्चर के लिए पढ़ोगे तो वहां पर उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर कुछ चेंज आ जाएगी, ये भी ज़हन में रखिएगा। तो असेंबली लैंग्वेज जो है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। आपने C++ के अंदर ये लफ्ज़ पढ़ा होगा कि C++ जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, कि C का प्रोग्राम जो है, C का प्रोग्राम आप किसी मशीन पे लिखेंगे वो किसी दूसरी मशीन पे भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम इंटेल आर्किटेक्चर के लिए लिखा है तो वो प्रोग्राम किसी और आर्किटेक्चर के ऊपर रन नहीं कर सकते आप। इस वजह से हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। और नॉमेनक्लेचर से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कौन सा जो आर्किटेक्चर है उसने अपने रजिस्टर्स को नाम क्या दिए हुए, बस जो नाम देने का उनका रवाज है वो उसका नॉमेनक्लेचर कहलाता है। जिस तरह हम लोग नाम रखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर या अपने कॉलेज के अंदर या जिस तरह से भी, तो वो हमारे पास नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी पहला जो रजिस्टर है वो है अकोमोलेटर। बेसिकली ये एक सेंट्रल रजिस्टर है। जितने भी प्रोसेसर के अंदर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ये बात भी आपके लिए नहीं है, CS 101 में भी आपने पढ़ा कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है या वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है जी। तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं इनको परफॉर्म करने के लिए अकोमोलेटर का रजिस्टर इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ आपने और सुनी और पढ़ी होगी कि जी प्रोसेसर जो है वो 32 बिट है या 64 बिट है। ठीक है। किसी भी प्रोसेसर का 32 बिट होना या 64 बिट होना उसके अकोमोलेटर के साइज पे डिपेंड करता है। अगर किसी प्रोसेसर का अकोमोलेटर 32 बिट है तो उस प्रोसेसर को हम कहेंगे कि ये 32 बिट प्रोसेसर है। और इसका नाम एक और भी है, यानी अकोमोलेटर के साइज को वर्ड साइज भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसी वर्ड साइज के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर। तो सबसे अहम जो रजिस्टर है वो है हमारे पास अकोमोलेटर रजिस्टर। इसके बाद हमारे पास दूसरा रजिस्टर है पॉइंटर, इंडेक्स या बेस। कोई भी नाम हो सकता है, पॉइंटर रजिस्टर भी नाम हो सकता है, इंडेक्स रजिस्टर भी नाम हो सकता है और बेस रजिस्टर भी इसका नाम हो सकता है। नेम जो है वो वेरीज कर सकता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है जी। लेकिन काम इसका सेम है, और वो काम क्या है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ डाटा। वापस आ जाएं, अकोमोलेटर का काम है जमा करना या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। इंडेक्स का काम डाटा को रीड करना नहीं बल्कि डाटा के एड्रेस को होल्ड करता है। ये उस एड्रेस को फिर हम प्रोसेस करें, उस एड्रेस को हम मेमोरी में राइट करें, रीड करें, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि पॉइंटर रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ है तो हम होना तो उधर 0 1 ही है, ये भी ज़हन में रखिएगा। होना तो उसमें 0 1 ही है, लेकिन उसके अंदर जो है वो एड्रेस ऑफ द डाटा पड़ा होगा। नोट करो कि ये एरे है, ये एरे का 0 एलिमेंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी लूप बनाएं कि जो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ना इसको 0 कर दे। ठीक है। अब आप देखें, हम लूप चलाएंगे। लूप क्या करेगा कि ये वेरिएबल जो है ना, फर्ज करें x ऑफ 0 है, ये x ऑफ 1 है, x ऑफ 2, इसी तरह हम डिक्लेयर करते हैं ना एक हाई लेवल लैंग्वेज।
तो अब हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास x ऑफ 0 एक अलहदा एड्रेस है, x ऑफ 1 एक अलहदा मेमोरी एड्रेस है, x ऑफ 2 जो है ये एक अलहदा मेमोरी एड्रेस है। जब हम लूप लगाते हैं इसके ऊपर तो हम तो उसे x ऑफ i देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम i में इजाफा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम i में इजाफा करते हैं तो खुद ब खुद x ऑफ 0 की बजाय हमारा पॉइंटर जो है वो चला जाता है अगले मेमोरी एड्रेस पे, अगले मेमोरी एड्रेस पे और अगले मेमोरी एड्रेस पे। समझ आई बात की? तो ये काम सीपीयू में कौन कर रहा होता है? ये काम सीपीयू के अंदर आपका पॉइंटर या बेस रजिस्टर कर रहा होता है। पहली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पॉइंटर एड्रेस में लिख दिया जाता है और उसके बाद हर दफा हम इसको चेंज करते हैं और ये करंट एरे लोकेशन इसके पास होती है। उसके बाद इस पॉइंटर रजिस्टर को हम चेंज करते हैं तो हम अगले मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो है ना वो पहुंच जाते हैं। तो इन शॉर्ट हमने जो देखना है कि अकोमोलेटर जिस तरह मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करता था, तो पॉइंटर और इंडेक्स और बेस रजिस्टर जो है ये बेसिकली मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है किसी भी। के बाद आ गया जी हमारे पास पॉइंटर, इंडेक्स या बेस रजिस्टर, ठीक है। इसका एक काम हमारे पास ये इंडेक्स रजिस्टर है जी, इसका एक काम हमारे पास ये भी है कि ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन अकोमोलेटर एंड इंडेक्स रजिस्टर की। अच्छा, अब यहाँ पे तो आप देख लें, शायद ये स्लाइड रिपीट हो गई है, सुने जरा, कि अकोमोलेटर अलहदा है, बेस रजिस्टर अलहदा है, लेकिन आज के जो न्यूअर आर्किटेक्चर्स हैं उनके अंदर अकोमोलेटर और इंडेक्स जनरल रजिस्टर्स कहलाते हैं जी, के उसके अंदर 4 जनरल रजिस्टर हैं या 5 जनरल रजिस्टर हैं और वो 5 या 4 दोनों काम कर सकते हैं। वो मेमोरी के एड्रेस को भी होल्ड कर सकते हैं और वो अकोमोलेटर वाला काम भी कर सकते हैं। ये आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर्स के अंदर है। ध्यान से ये लफ्ज सुन रहे हैं, जो पुराने आर्किटेक्चर थे उसमें अकोमोलेटर अलहदा होता था और इंडेक्स या बेस रजिस्टर अलहदा होता था, लेकिन न्यूअर आर्किटेक्चर के अंदर जनरल रजिस्टर्स होते हैं और उनसे हम अकोमोलेटर का काम भी ले। अगली टाइप है जी हमारे पास फ्लैग रजिस्टर की। फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, दो नाम इसके हो सकते हैं जी। बेसिकली ये एक स्पेशल रजिस्टर है, ये बाकी तमाम रजिस्टर से डिफरेंट है। नंबर 1 तो ये है कि जो सारे पिछले रजिस्टर है ना वो एज अ यूनिट काम करते हैं। एक रजिस्टर में जो डाटा पड़ा होगा हमने उसको इकट्ठे को उठाना है, इकट्ठे को हमने जो है ना, यानी 8 बिट का है तो 8 बिट्स जो हैं वो एज अ पैरेलल यूज होंगी। अगर वो 32 बिट का है तो 32 बिट को एट अ टाइम हम जो है वो यूज करेंगे। लेकिन जो हमारे पास फ्लैग रजिस्टर होता है, ये देखें यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया 16 बिट की ना, इसमें हर बिट का अलग मतलब होगा। पहली बिट का मतलब कैरी फ्लैग है, दूसरी का मतलब पैरिटी फ्लैग है, इसी तरह इसका नाम एक्सिलरी फ्लैग है, इसका नाम ओवरफ्लो, यानी कि एक स्पेशल रजिस्टर जो कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड कहलाता है। और अकोमोलेटर से जिस तरह वो 8, 16 या 32 का होता है, ये भी 8, 16 या 32 का हो जाएगा, लेकिन फ़र्क इसके अंदर क्या है कि ये एज अ यूनिट काम नहीं करता बल्कि इंडिविजुअल बिट्स जो हैं उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। इसके अंदर अगर 16 बिट है ना तो 16 बिट में से हर बिट का कोई ना कोई अलग मकसद है, ठीक है। हर बिट में कोई ना कोई अलग वैल्यू, एक बिट की वैल्यू के ऊपर जो है ना वो हम डिसीजन लिया करेंगे या प्रोसेसर इनको यूज कर रहा होता है। यानी ये बेसिकली 16 बिट्स प्रोसेसर के सामने होती हैं और वो इन 16 में से एक एक बिट को अपने मकसद के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए वो यूज कर। ओके जी, टाइप्स ऑफ रजिस्टर में जो नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर है उसका नाम है प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, यानी इसको आईपी भी कहते हैं और पीसी भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम इस बात को समझते हैं कि हमारे पास मेमोरी के अंदर जब हम लेके जाते हैं डाटा को या प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास या डाटा होता है या मेमोरी का एड्रेस होता है या इंस्ट्रक्शन होती है। आपने एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास ऑन की है कि x + y हम करना चाहते हैं, ठीक है। अब x + y में क्या है, x और y की जो वैल्यूज हैं ये डाटा हैं और x और y जिस मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए हैं वो एड्रेस हैं और प्लस हम इसको करना चाहते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है। अब कंप्यूटर के लिए ना x मीनिंग है, ना y कोई चीज़ है, ना प्लस कोई चीज़ है, ना ही एड्रेस कोई चीज़ है। उसने हर चीज़ को बाइनरी नंबर में जो है ना वो ट्रांसलेट करना है। इवन के अगर किसी सेल का नंबर 5 है, यानी 5 नंबर मेमोरी सेल है, तो वो 5 को भी बाइनरी में जो है ना वो तब्दील करेगा। वो x के अंदर मौजूद डाटा को भी बाइनरी करेगा
और इसी तरह वो प्लस का जो निशान है, जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है ऐड की, उसे भी उसने ट्रांसलेट करना है। ये बात समझे जरा, ठीक है। तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेगा वो, ये बात समझने वाली है। तो प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल रजिस्टर होता है कि जिसके अंदर आपके प्रोग्राम की जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी उन इंस्ट्रक्शंस को वो हैंडल कर रहा होता है। बेसिकली ए स्पेशल रजिस्टर which processor called program counter that ensures that a program holds the address of next instruction to be executed। इस वक्त आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन नंबर 5 को। प्रोग्राम की तारीफ क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम आपने दिया था, याद करें हमने कहा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अब सेट के साथ लफ्ज लगा लें ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कैसे भला, पहले आपके प्रोग्राम की पहली लाइन चलती है, फिर दूसरी लाइन चलती है, फिर तीसरी लाइन चलती है, फिर चौथी चलती है। अगर आपने चौथी में कोई इफ एल्स लगाया हुआ है तो चौथी के बाद या छठी चलेगी या चौथी के बाद जो है वो पांचवी चलेगी। इस तरह भी ऑर्डर हो सकता है। ये पूरा जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस भी ट्रांसलेट होके आपकी मेमोरी में मौजूद होता है और इसको होल्ड करना और ये बताना कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन हैंडल होगी, उसका एड्रेस जो है वो जिस रजिस्टर में मौजूद होता है उसका नाम हो गया प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। अब जरा ध्यान से देख लें, अकामुलेटर जमा तफरीक वाला भी हो गया, इंडेक्स और बेस जो डाटा के एड्रेस को होल्ड करता है वो भी हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर भी मिल गया कि जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी है वो भी हमारे पास जो है ना वो मौजूद है। और फ्लैग रजिस्टर भी मिल गया जिसको मुख्तलिफ मकासद के लिए। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था उसमें था कि हमने सबसे पहले कंप्यूटर की बसेस के बारे में बात की थी, जो कि आर्किटेक्चर के अंदर था कि एक कंप्यूटर जो है वो मेमोरी, सीपीयू और पेरिफेरल्स के दरमियान जो डाटा को कम्युनिकेट करता है वो इन ये चीज़ें आपको, ये डायग्राम आपको याद होगी कि प्रोसेसर में, मेमोरी में और पेरिफेरल्स में जो कम्युनिकेशन होती है, तो जो इलेक्ट्रिकल पाथ हैं इन तीनों के दरमियान, जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं, समझ लें आप, जो इलेक्ट्रिकल पाथ हैं वो पाथ्स जो हैं वो कंप्यूटर बसेस कहलाती हैं। और वो 3 किस्म की होती हैं, एक डाटा बस है, एक कंट्रोल बस है और एक हमारे पास है वो एड्रेस बस है। मसलन आप किसी मेमोरी को रीड करते हैं तो मेमोरी को रीड करते वक्त उस मेमोरी सेल का जो एड्रेस है वो एड्रेस बस पे लिखा जाएगा और जो डाटा वहाँ मौजूद होगा वो डाटा बस पे आएगा और आपने इसको रीड करना है या राइट करना है, ये इंस्ट्रक्शन जो है ये कंट्रोल बस में जाएगी। ये इनका रोल था हमारे पास कंप्यूटर बसेस का। हमने ये भी कहा था कि कंप्यूटर बस की जो विड्थ होती है वही आपके कंप्यूटर का वर्ड साइज होता है। वर्ड साइज को हम कहते हैं कि जी आपका कंप्यूटर 32 बिट है तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर का जो वर्ड साइज है वो 32 बिट है। अगर आपके कंप्यूटर का वर्ड साइज जो है वो 64 बिट है तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होगा वो 64 बिट होगा और वर्ड साइज भी 64 बिट होगा। इस तरह हमने बात की थी। उसके बाद हमने दूसरा कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था वो था रजिस्टर्स का, कि कंप्यूटर सीपीयू के अंदर जो छोटे छोटे मेमोरी सेल्स होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर जो है वो अपनी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेस करता है। इन एक्चुअली वैसे तो रैम भी मेमोरी है, कैश भी मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी मेमोरी है, लेकिन सीपीयू के अंदर जो छोटे छोटे मेमोरी सेल्स होते हैं जो टेम्परेरी मेमोरी को होल्ड करते हैं, असल में वो रजिस्टर्स कहलाते हैं। और एक कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं जिनमें से हमने अकामुलेटर की बात की थी, जिसके अंदर हमने अकामुलेटर की बात की थी, पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर, ये सारी टाइप्स जो हैं ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी कि कौन सा जो है रजिस्टर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और उसके अंदर किस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म होती हैं, जैसे हमने बात की थी। आज जो हमारी बात शुरू होगी जी वो इंस्ट्रक्शन ग्रुप से स्टार्ट होगी। जी आज हमारा जो टॉपिक है ना जी वो है इंस्ट्रक्शन ग्रुप का। हम लोग अक्सर में ये समझते हैं, यानी आपको आज तक ये पता है कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर कितने किस्म की इंस्ट्रक्शंस को जानता है। हमने सीपीयू के अंदर ये तो पढ़ लिया था कि कंप्यूटर 2 किस्म की इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, दूसरी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब एक कंप्यूटर बनता है तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ग्रुप कौन से होते हैं, यानी इसके अलावा कंप्यूटर को किसी शय का पता ही कोई नहीं है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। मसलन क्या, देखें जी,
कंप्यूटर जो है उसके अंदर सबसे पहली डाटा मूवमेंट से रिलेटेड जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि यानी तो पहली जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के पास है वो है डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर ओनली knows about the instruction that can move data from one place to another place। यानी वन प्लेस एंड अनदर प्लेस क्या है आप देखते हैं, आप इसको हायर लेवल पे देखें जरा। हायर लेवल पे हम ये देखते हैं कि हम जो कुछ कीबोर्ड के ऊपर लिखते हैं वो रैम में चला जाता है, उसके बाद रैम के बाद वो प्रोसेस करना होता है आपके प्रोसेसर ने, तो आपके रैम से डाटा ने मूव करना है प्रोसेसर के अंदर। प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी भी मौजूद है और रजिस्टर मेमोरी भी मौजूद है। पहले वो कैश में जाएगा और कैश के बाद वो रजिस्टर में जाएगा। जब वो रजिस्टर में होगा तो उस वक्त वो प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद उसने दोबारा कैश से होते हुए उसने मेमोरी की तरफ आना है। तो आपका डाटा जो होता है ये मूव कर रहा होता है फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी हायरार्की होती है जो आपने CS 101 के अंदर पढ़ी होगी या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ी होगी। वो मेमोरी हायरार्की क्या है कि CPU के अंदर रजिस्टर है, रजिस्टर के नीचे जो है वो कैश है, कैश के नीचे वर्चुअल मेमोरी है, सॉरी रैम है, रैम के नीचे वर्चुअल मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी के नीचे आपके सेकेंडरी स्टोरेज आलात होते हैं जैसे हार्ड डिस्क है, CD-ROM है या ये है, ठीक है। तो अब ये जितने भी ये मेमोरी हायरार्की है, 5 तरह की मेमोरी आप देख रहे हैं कि आपके CPU के साथ मुंसलिक है। तो CPU के अंदर भी डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। तो वो डाटा मूवमेंट की इंस्ट्रक्शंस जो है ना ये CPU के पास सबसे पहले ये होती हैं। उसके बाद CPU के पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। हर CPU के अंदर जो है वो जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने की इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। जैसे आप देखें कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के नीचे 3 एग्जांपल लिखी हुई AND AX 1 2 3 4। इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, आपने एंड ऑपरेटर पढ़ा, इसका मतलब है AX रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको 1 2 3 4 के साथ एंड कर दो, और एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ लिखा हुआ है एड BX 0534, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि BX रजिस्टर जो है उसको ऐड कर दो 0534 वैल्यू में। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि 0534 का क्या मतलब है और जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है। जैसे लिखा हुआ है जी कि ऐड कर दो BX 1200 को, ठीक है ना। तो इसमें हम बता रहे होते हैं कि 1200 वैल्यू है या एड्रेस है। जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो 1200 मेमोरी एड्रेस है ना उसके अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसको आप BX रजिस्टर के साथ जो है ना वो ऐड कर दो। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो मौजूद होती हैं। अच्छा जी, ये देखें वही बात लिखी हुई है कि डाटा प्लेस्ड एट एड्रेस 1200। उसके बाद जो अगली इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, वो प्रोग्राम के कंट्रोल की इंस्ट्रक्शंस है। हम पढ़ के आए हैं कि पीछे हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भी मौजूद होता है। अब इसमें क्या होता है आप देखें कि याद करें थोड़ा सा पिछले लेक्चर में, हमारा जो एक प्रोग्राम होता है ना, आप ना समझें कि आपने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, आप ये समझें कि आपने जो है वो एक C++ के अंदर जो है ना वो आपने एक प्रोग्राम लिखा। तो हाँ, आप यही समझें कि आपके पास ना एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है। उसके अंदर आप देखें आपका जो प्रोग्राम होता है ना, आप किस तरह डिफाइन करते हैं बना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। मैं अच्छा ये है हमारे लिए प्रोग्राम क्या है, ये डेफिनेशन एक यूजर के प्रोस्पेक्टिव से है, प्रोग्रामर के प्रोस्पेक्टिव से है। प्रोग्रामर क्या करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है गिवन टू द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म एंड व्हाट टू डू। ये है कंप्यूटर प्रोग्राम। लेकिन CPU के पास वो क्या होता है, CPU के पास वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं होती बल्कि ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये फर्क है CPU के व्यू पॉइंट का और प्रोग्रामर के व्यू पॉइंट का। मसलन कैसे, आपने तो एक इंस्ट्रक्शंस लिख के उन्हें दे दी, CPU के पास जब वो इंस्ट्रक्शंस दी तो CPU ने जाके उसको जब ट्रांसलेट किया तो उसने ट्रांसलेशन के अंदर देखा कि भाई ये जब स्टेटमेंट नंबर 4 पे आएगा तो वहां एक कंडीशन लगी हुई है, उस कंडीशन के ट्रू होने पे मैंने स्टेटमेंट नंबर 9 पे जाना है, उस कंडीशन के फॉल्स होने पे मैंने स्टेटमेंट नंबर 8 पे जाना है, ठीक है। और इसी तरह जब वो लूप को देखता है तो वो देखता है कि जी इस लूप के अंदर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं 4 नंबर से 5 नंबर 6 नंबर पे जाऊंगा, फिर वापस 4 नंबर पे आऊंगा, फिर 5 6 पे जाऊंगा, फिर 4 5 6 पे जाऊंगा। तो वो इस तरह इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ रहा होता, एज अ CPU, एज अ प्रोसेसर प्रोग्राम क्या है CPU प्रोसेसर के लिए, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उस ऑर्डर को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं
जिनकी मदद से वो अपने प्रोग्राम के सीक्वेंस को प्रॉपरली जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर अब ये चीजें हम वहां पे नहीं करते हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमें खुद से अपनी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। जरा देखें ये दो इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है, CMP फॉर कंपेयर AX रजिस्टर है 0, कह रहा है कि AX और 0 की वैल्यू को ना कंपेयर करो, यानी ये बेसिकली इफ लगी हुई है, इफ AX इक्वल टू 0, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है CMP AX, 0, इसको कंपेयर करो। अब कंपेयर करने के बाद ये क्या करेगा, कंपेयर इंस्ट्रक्शन ये करने के बाद फ्लैग रजिस्टर जो हम पढ़ के आए हैं, फ्लैग रजिस्टर के अंदर एक बिट होगी, वहां पर वो या 0 लिख देगा या 1 लिख देगा। ठीक है, यानी कंपैरिजन अगर ट्रू होगा तो वहां 1 लिखेगा, वहां 0 लिखेगा। JNE जंप इफ नॉट इक्वल, JNE स्टैंड्स फॉर जंप नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल है तो हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो जंप करके 1 2 3 4 पे चला जाएगा। ये हमने एक किस्म की इफ स्टेटमेंट लगाई है। ठीक है, कि जी इफ AX इक्वल टू 0, ठीक है, और उसके बाद हम लिख रहे हैं कि वो 1 2 3 जो भी स्टेटमेंट है या जो भी वैल्यू है या जो भी रजिस्टर है या जो कुछ भी है, ये मेमोरी एड्रेस, वहां पे हमारा कंप्यूटर जो है या हमारा कंट्रोल जो है वो। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन सेट है जी वो है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, यानी हमारे पास डाटा मूवमेंट हो गई, डाटा मूवमेंट के बाद हमारे पास जो है ना वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक हो गई, प्रोग्राम का स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास क्या है। Another group called special instructions work like the special service commands, जैसे हमारे पास कमांडोज होते हैं कि जी इनका काम जो है वो रूटीन के जो काम है ना उनसे हट के होता है। मसलन CLI स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, CLI इज एन इंटरप्ट फ्लैग एंड STI सेट्स इट, STI के जरिए, CL के जरिए हम क्लियर इंटरप्ट करते हैं और STI के जरिए हम सेट इंटरप्ट करते हैं। अब ये इंटरप्ट फ्लैग क्या है ये हम नेक्स्ट आगे जब पहुंचेंगे ना तो उस वक्त हमें इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली ये फ्लैग्स जो है ना ये क्या होते हैं। ठीक है जी, अब यहां तक ना जी आप जरा ध्यान से सुन लें, हमने जनरल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया। जब हम बात करते हैं ना आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की, तो इससे मुराद ऐसे है जैसे हम इंसान के अंदर जो है ना वो देख रहे हैं जी कि उसके अंदर एक वर्नरी सिस्टम होता है जी, एक उसके अंदर जो है ना वो स्टोमिक का सिस्टम होता है और उसके अंदर किस तरह खून कर ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द आर्किटेक्चर। अब हमें ये पता चल गया कि एक कंप्यूटर जो है उसके अंदर बसेस होती हैं, उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो स्पेशल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनकी मदद से वो सारी अपनी प्रोसेसिंग जो है वो करता है। तो फिर याद रखें, एक बात और ज़हन में रखें, हमने क्या कहा था कि असेंबली लैंग्वेज जो है ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। जब आपने सी पढ़ी थी ना तो सी में आपने ये पढ़ा था कि सी जो है ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो वो मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट का फर्क आपको यहाँ पे समझ आएगा। अगर आप एक प्रोग्राम इंटेल X88 प्रोसेसर के लिए लिखते हैं, ये एक प्रोसेसर है जी इंटेल का जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, इंटेल IAPX88 आर्किटेक्चर। जिस तरह आजकल मोबाइल में नहीं होता यार कि मीडिया टेक का है या स्नैपड्रैगन का है और उसके आगे उनकी वैल्यूज लिखी होती हैं, मोटरोला का है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आज भी दुनिया में कंप्यूटर प्रोसेसर बनाने वाली चंद कंपनियां हैं, जिसमें मोटरोला है, इंटेल है, AMD है। तो ये आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर चेंज नहीं होता, स्पीड बढ़ती जा रही है, कैश बढ़ती जा रही है। तो ये जितनी भी हम असेंबली के प्रोग्राम लिखेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हम इस आर्किटेक्चर के मुताबिक लिखेंगे और पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जी आप असेंबली को रीड करना चाहते हैं एप्पल आर्किटेक्चर के लिए, तो वो उसका असेंबलर भी और होगा और उसकी हो सकता है कि कमांड्स भी डिफरेंट हो। नो वी विल सिलेक्ट स्पेसिफिक आर्किटेक्चर। सो इसलिए हम जिस आर्किटेक्चर के लिए असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स देखेंगे, सीखेंगे या पढ़ेंगे, जो भी आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं कि जी हमने सिर्फ इसको देखना है, हमने इसको नहीं वाकईतन सीखना है या कुछ भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो आर्किटेक्चर सेट कर रहे हैं वो आर्किटेक्चर हमारे पास है इंटेल एडवांस्ड प्रोसेसर एक्सटेंशन 88। ये IAPX जो 88 है ना, ये बेसिकली स्टैंड करता है इंटेल एडवांस्ड प्रोसेसर एक्सटेंशन 88। बेसिकली हम इसको सिंपल वर्ड में ना 8088 भी कहते हैं,
ठीक है। वेरी फर्स्ट IBM PC मशीन है, पहली मशीन थी जो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाई थी, लेकिन प्रोसेसर इंटेल की कंपनी ने बना के दिया था IBM को। ठीक है, हमारी जितनी भी डिस्कशन होगी वो 8088 के हिसाब से होगी। हम IPAX 386 ये भी एक प्रोसेसर था, इसके अंदर भी 8088 आर्किटेक्चर था। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका वर्ड साइज क्या था। तो इसका वर्ड साइज था सिर्फ 16 बिट ना, ये 16 बिट प्रोसेसर था with its accumulator and all register of 16। इसका क्या मतलब हुआ, हम रजिस्टर में पढ़ के आए हैं कि जिसका वर्ड साइज 16 है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्स जो हैं वो 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, वो 32 बिट या 64 बिट रजिस्टर नहीं है। ठीक हो गया जी। आपने मजीद भी जी इसको पढ़ना है, पढ़ के जो जो पॉइंट आपकी समझ में आए आपने अंडरलाइन कर लेने हैं MCQs के हवाले से। उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं जी। इंटेल डिड रिलीज सम 4 बिट प्रोसेसर्स इन द बिगिनिंग, और उसने 4 बिट के प्रोसेसर बनाए थे। फॉर मीनिंगफुल प्रोसेसर वाज 8080, जिसको 8 बिट प्रोसेसर का नाम दिया गया था। तो ये एक पॉपुलर प्रोसेसर था जी, इसका सिंपल डिजाइन था, वर्सटाइल आर्किटेक्चर था 80। ये सिंपल हिस्ट्री है जी जो आपने पढ़नी है। और आप जरा ये इंटरेस्टिंग थिंग देखें जी, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ना जी, ज़ुनैरा, सैफ एंड हिरा एंड अब्बास अली अब्बास, ज़रा उस प्रोसेसर की स्पीड देखें जी क्या थी, 4.43 मेगाहर्ट्ज़। और आज हम बात कर रहे हैं और काम कर रहे हैं आज के दौर में गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, और कई कई कोर के, यानी अगर क्वाड कोर है तो इसका मतलब है कि 1.7 या 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के 4 प्रोसेसर जो हैं वो आपके सिस्टम में लगे हुए हैं। तो ज़रा अंदाज़ा लगा लें जी कि इस कंप्यूटर की इब्तिदा कहाँ से हुई है। 4.43 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर था, और वो प्रोसेसर क्या काम करता होगा और कितना जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो कैपेसिटी होगी। ठीक है जी। 12 आफ्टर 25 ईयर्स एंड थिक इज स्पेशली हैंडेड वेरी नाउ एंड देन, और उसके बाद फिर ये सफ़र चलता गया, और आज इंटेल जो है उसके पास एक बेहतरीन आर्किटेक्चर कोर और ये मौजूद है। जो आर्किटेक्चर ये था, जो आजकल आर्किटेक्चर मौजूद है, इसके ऊपर हम बात करें तो इसमें जो रजिस्टर्स की तादाद है वो कितनी है। देखो, पहले हमने रजिस्टर्स को पढ़ा है जनरली, अब हम स्पेसिफिकली उस आर्किटेक्चर के हिसाब से देख रहे हैं। तो हमारे पास जो इंटेल आर्किटेक्चर का 8088 प्रोसेसर है, कई नाम है जी इसके, IPAX 88 या 8088 जी। इस आर्किटेक्चर में टोटल जो रजिस्टर्स हैं वो 14 हैं। ठीक है, ये बाकायदा उनके नाम लिखे हुए हैं जी, AX, BX, CX और DX, और बाकी SP, ठीक है, स्टैक पॉइंटर है, BP है, SI है, DI है, और ये इसी तरह इंडेक्स फॉर आई है। सारे नाम तो मुझे भी ज़ाहिर है याद नहीं होंगे। ठीक है, ये फ्लैग रजिस्टर आ गया, ये हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आ गया। ठीक है, और ये बाकी सारे के सारे रजिस्टर्स मौजूद है यहाँ पर। अगर अब ये 16 बिट हैं, क्या है 16 बिट, और 16 बिट में कितने बाइट्स होते हैं जी, क्यों जी बताएं ज़रा मुझे, सिर्फ मुझे ही ना रोज़े के साथ खपाते रहें। 16 बिट्स हों तो कितने बाइट होंगे जी, इसका मतलब है ये कितने बाइट रजिस्टर है जी। जी शाबाश जी, 2 बाइट बनेंगे जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये जो 2 बाइट्स है ना, ये जो 2 बाइट है ना, अब आप गौर से देखें, ये 2 बाइट है। यहाँ पे ना एक लाइन लगाई हुई है कि जो AX, BX, CX और DX है ना, ये बेसिकली हैं 2 बाइट का रजिस्टर है, लेकिन कभी कभी हम इसको सिंगल बाइट में भी यूज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा याद होगा, जैसे मैंने फ्लैग का नहीं कहा था कि फ्लैग रजिस्टर एज अ यूनिट नहीं डील होता है, इसके पूरे दो बाइट यूज नहीं होने, बल्कि 16 बिट, हर बिट का अपना मतलब है। पहली बिट किस काम आती है, दूसरी किस काम आती है, तीसरी किस काम आती है, ये सारा ना डिफरेंट है इसके अंदर। तो इसी तरह फ्लैग रजिस्टर जो है वो एज अ यूनिट काम नहीं करता, और जो जिसकी बात हम कर रहे हैं ये जो हैं AX, BX और CX, ये 2 बाइट के रजिस्टर हैं। और इस लाइन ये शो कर रही है कि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम इसकी सिंगल बाइट को भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि AH, तो इसका मतलब है मैं AX की 1 बाइट यूज कर रहा हूं। अगर मैं H फॉर हाई, लो फॉर लोअर, ये हायर बिट है और ये लोअर बिट है, ये B की है। अब इनके नाम पढ़ लें जी। ये जो AX, BX और CX हैं, इसका नाम इंटेल आर्किटेक्चर के मुताबिक है जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है, AX, BX, CX और DX, इन जनरल पर्पज रजिस्टर से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। स्पेशल फंक्शन कर सकते हैं, मसलन एडिशन हो सकता है, और X से मुराद है एक्सटेंडेड, A फॉर एडिशन, X फॉर एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड से क्या मुराद है कि ये नॉर्मल अकोमोलेटर नहीं है, बल्कि
ये अकोमोलेटर से ज्यादा काम भी कर सकता है, एक्सटेंडेड वर्जन है ये एक सिंपल रजिस्टर का। फॉर एग्जांपल AX का मतलब है वी आर रेफरिंग टू एक्सटेंड 16 बिट आर रजिस्टर, 16 बिट A register. Its upper and lower bytes separately described as AH for higher bit and AL for lower bit. All general purpose register can be accessed as a 116 bit register and also 28 bit registers के तौर पे भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। AX जो है it stands for accumulator even though all general purpose registers can be used and the accumulator। हालांकि जो इसका accumulator register है वो AX है, accumulator extended, लेकिन आप BX को भी accumulator के तौर पे यूज कर सकते हैं, CX को भी कर सकते हैं, यही खूबी है। और जब मैंने रजिस्टर्स के बारे में आपको पढ़ाया था तो मैंने ये बात वहां वाजे की थी, आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि रजिस्टर्स जो हैं वो जो मॉडर्न हैं उनके अंदर रजिस्टर्स जो हैं वो सिर्फ अपने स्पेसिफिक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि उनको आप किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह आप देखें जी BX स्टैंड्स फॉर बेस, बेस बिकॉज ऑफ इट्स जो इसका मेन रोल है वो ये है कि हम मेमोरी का बेस एड्रेस इसके अंदर स्टोर किया करेंगे। CX स्टैंड फॉर काउंटर, इसको हम काउंटर रजिस्टर के तौर पे यूज करेंगे जो पीछे हम सारे टाइप पढ़ के आए हैं। एंड DX फॉर डेस्टिनेशन, तो इसको आमतौर पे हम डेस्टिनेशन के तौर पे यूज किया करेंगे। अगर हम दो वैल्यूज को जमा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो उसको स्टोर कर लें, तो हम डेस्टिनेशन DX के अंदर उसको स्टोर करेंगे। ABCR इन लेटर सीक्वेंस एज वेल एज डिपिक्ट सम स्पेशल फंक्शनैलिटी ऑफ द रजिस्टर। यानी क्या मतलब है इसका कि ABCD वैसे तो ये नाम के हिसाब से ये पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, चौथा रजिस्टर, लेकिन लकीली उन्होंने इनके नाम भी रखे हैं। A फॉर अकोमोलेटर, B फॉर बेस, C फॉर काउंटर एंड D फॉर डेस्टिनेशन रजिस्टर्स। तो ये वो रजिस्टर्स हैं जो इंटेल आर्किटेक्चर के अंदर पहले हैं जी। इसके अलावा इंडेक्स रजिस्टर्स हैं SI, जिसमें हम मेमोरी का रखेंगे लेट्स सपोज एक एड्रेस, और लूप वगैरह के अंदर हम एक एक करके इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे। ये SI और DI जो हैं ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं उस आर्किटेक्चर में ये इंडेक्स रजिस्टर हैं। S फॉर सोर्स इंडेक्स है और DI जो है ये हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स कहलाता है। जो IP है ये मैंने बता दिया था, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इसके अंदर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होगा जो CPU एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट जिसको एग्जीक्यूट करेगा ना। आपको याद होगा, अब समझ आ गई होगी आपको जो मैंने बात की थी, ठीक है ना, कि भला हमारे पास CPU के लिए जो आपका प्रोग्राम है वो ऑर्डर्ड सेट होता है, तो CPU अपने IP को जो है वो पहले सेट कर लेता है। ये वो वाला IP नहीं है जो नेटवर्किंग वाला होता है, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वाला IP है। तो उसके IP में वो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है जिसके ऊपर उसने नेक्स्ट जाना होता है। वो सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर मेमोरी में पड़ी होती हैं और CPU देखता है कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में अब ये है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद वो उसे एग्जीक्यूट करने में लग जाता है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू जो है वो दोबारा से अपडेट हो जाती है। इसी तरह स्टैक पॉइंटर है, इन मेमोरी पॉइंटर है ये एक, इसमें हम मेमोरी को सिस्टम स्टैक बनाएंगे। स्टैक जो होता है हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ मेमोरी होता है। अगर हम एरे डिक्लेयर करते हैं मिसाल के तौर पे, तो हमें एक कंसेक्टिव लोकेशन में जो है वो मेमोरी एलोकेट होती है, तो उस सूरत में हम उसे स्टैक पॉइंटर से और बेस पॉइंटर से यूज करेंगे। फ्लैग रजिस्टर ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये 16 बिट है और इसकी जो 11 बिट्स हैं ये देखें सबके नाम लिखे हुए हैं। C कैरी बिट कहलाता है, P पैरिटी बिट कहलाता है, इसी तरह A है, Z है, इन तमाम की फंक्शनैलिटी ये लिखी हुई है जी। C जो है ये कैरी बिट है, इसका क्या मकसद है, जब हम दो डिजिट्स को आपस में जमा करेंगे अगर उनकी वैल्यू जो है वो कैरी करती है बाइनरी के हिसाब से, जब 1 और 1 को हम ऐड करते हैं तो नीचे 0 आता है और ऊपर 1 जाता है कैरी। तो उस सूरत में इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर जो है CPU अपने रजिस्टर के अंदर जो कैरी होता है वो यहाँ आके रखता होता है। चूंकि कैरी बाइनरी नंबर सिस्टम में तो एक ही बिट का आना है ना, या 1 आना है या 0 आना है, तो वो यहाँ पे अपने कैरी को स्टोर करेगा। ठीक है, इस तरह ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए जी। C फॉर कैरी बिट है जो फ्लैग रजिस्टर है, बाज़ ये डायग्राम पेपर में आ जाती है और आपसे कहा जाता है कि इनके नाम लिखो जी। तो पहली बिट जो है 0 जो है वो कैरी है, 2 नंबर जो है वो पैरिटी है, 4 जो है वो हमारे पास एक्सिलरी कैरी बिट है। इसी तरह Z फॉर 0 फ्लैग है, ये वो वाला फ्लैग है जो अभी ऊपर हम कंपेयर की इंस्ट्रक्शन में डिस्कस करके आए हैं ना, कि JNE जब वैल्यू को कंपेयर किया जाता है तो उस कंपैरिजन के रिजल्ट को इस Z फ्लैग में रखा जाता है, छठी बिट में रखा जाता है। अगर यहाँ पे 0 फ्लैग इज सेट इफ द लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड ए
0। अगर आपने दो रजिस्टर्स को, दो वैल्यूज को जमा किया और जवाब 0 आ गया तो ये 0 फ्लैग जो है ये सेट कर दिया जाएगा। जहां पे लफ्ज आएगा ना इज सेट, इसका मतलब है उसकी वैल्यू को 1 करना, और जहां आएगा इज नॉट सेट, उसका मतलब होगा उस बिट की वैल्यू को 0 करना। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आना चाहिए जी। जी इसी तरह S फॉर साइन फ्लैग है, T फॉर ट्रैप फ्लैग है, ये सारे ना जी आपको आपने खुद से इनको रीड आउट करना है जी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करना है। अदरवाइज ये सिंपल नाम है और उनकी डेफिनेशन है। आगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हम देखेंगे कि इनका यूज हम करते चले जाएंगे। ठीक है, इंटरप्ट फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है, ये वो D0 है और D1 है। वो असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला जो होता है ना वो यहाँ पे हम सेट करते हैं। अगर D0 है तो उसका मतलब है टॉप टू बॉटम, और अगर D1 है तो उसका मतलब है बॉटम टू टॉप। ओवरफ्लो फ्लैग होता है जब आप किसी भी रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, वो वैल्यू अगर उस रजिस्टर के साइज से बड़ी होगी तो ओवरफ्लो कर जाएगी। जिस तरह C++ के अंदर आप दो इंटीजर को जमा करते थे और अगर इंटीजर की वैल्यू 32,767 से ज्यादा हो जाती थी तो आप देखते थे कि वो वैल्यू ओवरफ्लो करके जवाब कुछ और तरह का आ जाता था। तो ये इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ओवरफ्लो है। ये हमारे पास है जी सेगमेंट रजिस्टर्स। सेगमेंट रजिस्टर्स जो हैं ये आगे जाके हमारे काम आएंगे जब हम मेमोरी में से एक पूरा सेगमेंट एलोकेट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, तो उस वक्त हम CS, DS, SS और ES को यूज करेंगे। इनके नाम है जी बाकायदा, हमारे पास डाटा सेगमेंट रजिस्टर है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है और स्पेशल रजिस्टर है जिसका नाम हमारे, ये स्पेशल रजिस्टर हैं, ये आम प्रोसेसर में नहीं होते लेकिन इंटेल ने अपने आर्किटेक्चर के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। यहाँ पे जो सेगमेंट है इससे मुराद आप समझें चंक ऑफ योर रैम। आप रैम के किसी एक मखसूस चंक को यूज करना चाहते हैं अपने प्रोसेसिंग के अंदर, तो फिर आप वहां से पूरा सेगमेंट उठाओगे और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर कितने एड्रेसिंग मोड्स हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हम मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं। चूँकि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा डिक्लेरेशन की। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम पढ़ा था ना उसके अंदर जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी मूव AX, 5, जिसका मतलब हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो 5 है ना ये हम अकोमोलेटर रजिस्टर AX के अंदर लोड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैंने कहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं ना इंट x इज इक्वल टू 5, तो x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है और 5 जो है वो उसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट जो रजिस्टर है CPU का उसके अंदर लोड करते थे, और हम किसे लोड करते थे, हम एक कांस्टेंट को यानी 5 को जो है ना वो लोड करते थे। तो हमारे पास हमने इसका ऊप कोड भी देखा जब इस लाइन को मैंने डिबगर में चला के दिखाया था आपको, तो उस वक्त आपको याद होगा कि डिबगर के अंदर जो लाइन बनी थी वो इस तरह बनी थी B80500। B8 इसका ऊप कोड था। जब कभी भी आप किसी कांस्टेंट को AX में मूव करेंगे तो असेंबली के लिए जो ऊप कोड बनेगा वो B8 होगा। ठीक है, और 0500 से मुराद क्या था कि जो 5 है ना जब हम इसको 2 बाइट हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो ये 0005 बनता है। यानी एक तो हमने इसको 2 बाइट बनाना है और उसके बाद फिर हमने इसको लिखना इस तरह से होता है कि जो लोअर बिट होती है वो पहले लिखी जाती है, जो हायर बिट होती है वो बाद में लिखी जाती है। तो अब इसके अंदर इस तरह से लिखना यानी डायरेक्टली आप AX को 5 में लोड कर देना और जिसका ऊप कोड जनरेट होता है B80500, इसके अंदर ये जो 0500 है इसे हम ऑपरेंड कहते हैं। आपको याद होगा हाई लेवल लैंग्वेज में भी हम यही कुछ करते हैं। जब हम 5 जमा 3 लिखते हैं तो 3 को हम ऑपरेटर बोलते हैं और 5 और 3 को हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक लोड की इंस्ट्रक्शन है, तो इसके अंदर AX जो है ये तो रजिस्टर है और ये जो 5 है ये हमारे पास एक ऑपरेंड कहलाएगा, और ऐसा ऑपरेंड जो हम डायरेक्टली लोड करते हैं कांस्टेंट की सूरत में इसे हम इंटरमीडिएट ऑपरेंड कहते हैं। अब ये बात मैंने की क्यों है या हम इस इंटरमीडिएट ऑपरेंड को क्यों यूज कर रहे हैं, इसका मकसद हमारे पास ये है, हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट AX, 5 नहीं लिखेंगे
बल्कि हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह हम हाई लेवल लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद उन वेरिएबल्स को जो है वो रजिस्टर्स के अंदर लोड करेंगे, और जो भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं हम डायरेक्ट कांस्टेंट्स पे परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि हम उन वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं हम कि माई असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। जी, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास ये एक अच्छा तरीका होता है कि हम वेरिएबल्स बनाएं। सबसे पहली जो कमांड है, जो डायरेक्टिव है असेंबली लैंग्वेज में, वो है db के नाम से। db है जिसको हम पढ़ेंगे डिफाइन बाइट, इसको राइट करेंगे db के साथ, और इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है कि db लिख के उसके आगे हमको वैल्यू लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा db 14, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 1 बाइट का, नॉट 2 बाइट, मैंने 1 बाइट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और जिसके अंदर मैंने वैल्यू जो है वो 14 रख दी है। तो 1 बाइट मेरे लिए रिजर्व हो जाएगी और उसके अंदर 14 वैल्यूज जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। अगर हम 2 बाइट का स्टोर करना चाहते हैं तो फिर ये db जो है ये सिंबल नहीं है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है जी db सम वैल्यू, ये सिंटैक्स है, और ये वाला जो है ये सिंबल नहीं है, हम सिंपल यही लिखेंगे db स्पेस दे के आगे 14 लिख देंगे तो हमारे पास ये 14 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम 2 बाइट का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो फिर हम लिखेंगे डिफाइन वर्ड यानी dw। तो dw का मतलब है कि ये 2 बाइट पर मुश्तमिल है यानी 16 बिट है, और db का मतलब है कि ये सिंगल बाइट पर मुश्तमिल है यानी ये एक सिंगल बिट है। सिंटैक्स में कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम देखते हैं, हम एक सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं तो वहाँ से आपको इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी, और हम उसी एग्जाम्पल को लेके आज चलेंगे और उसको 3 या 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से देखेंगे कि जिन मुख्तलिफ तरीक़ों से हम मेमोरी के अंदर वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और एक प्रोग्राम के अंदर कितने मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ हम मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम आज जो है ना वो क्लियर करेंगे। ये देखें जी ज़रा, हमने लिखा num1 और कॉलन डालेंगे dw5, तो हमने ये वेरिएबल का नाम जिस तरह हम लिखते होते हैं int x इज इक्वल टू 5, तो बिल्कुल ये वैसे ही num1 हमने एक नम जो है ना वो करेक्टर या नाम इसको असाइन कर दिया है। dw बता रहा है कि ये 2 बाइट का है और 5 जो है वो इसकी वैल्यू है। अब जहाँ कहीं भी हम इस 5 को इस्तेमाल करना चाहेंगे हम उसकी जगह num1 जो है वो स्टोर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी तरह num2, num3, num4, ये 4 वर्ड जो है ना वो हमने डिफाइन कर लिए डाटा वेरिएबल्स के तौर पे। अब आगे जब हम इसको यूज करेंगे तो हम लिखेंगे मूव ax कॉमा और num1। ये जो ब्रैकेट्स है ना इसका मतलब क्या है, ये जरा जो है ना वो थोड़ी सी बात समझने वाली है। num1 से मुराद ये है कि num1, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये शो करती हैं एड्रेस जो होता है ना इसको, ये num1 की जगह जो एड्रेस इसे असाइन होगा ना वो एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा, और उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे पास 5 की वैल्यू होगी। दोबारा ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं, इन ब्रैकेट्स का मतलब है एड्रेस स्टोर्ड एज num1, यानी num1 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो एड्रेस के तौर पे कंसीडर होगी, वो वैल्यू के तौर पे कंसीडर नहीं होगी। अब आप देखें, हमने ax num1, bx num2 और move num4 ax, इन तीनों इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, num1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है और वो हमने क्या रखी है 5, ax में लोड कर दो। num2 में जाके देखेगा वो 10 स्टोर है तो वो 10 जो है वो bx में स्टोर कर देगा। और यहाँ पर num4 ax से क्या मुराद है कि जो ax के अंदर रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को जाके num4 एड्रेस के ऊपर जो है ना वो स्टोर कर दो। इस तरह हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर भी कर दिए और वेरिएबल्स को हमने एक्सेस भी किया। अच्छा, ये वो सैम्पल प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है जो हमने इससे पहले किया, लेकिन हमने वहां पर कांस्टेंट्स के साथ किया था। ये प्रोग्राम जो है ये वेरिएबल्स के साथ स्टोर हो रहा है। इस प्रोग्राम को यहाँ से पढ़ने से पहले सबसे पहले ये वाला सिंटैक्स देख लें जी। हम उसी तरह वो ओरिजिनेट करेंगे इसे 0x, ये जो x है ये हेक्साडेसिमल को शो करता है 0100 से। पहली इंस्ट्रक्शन हमारी मूव ax 5 थी, आज 5 की बजाय यहाँ पे num1 लिखा हुआ है। bx के अंदर हमने 10 को मूव किया था, यहाँ पर num2 लिखा हुआ है। फिर हमने ऐड किया था ax और bx को, फिर हमने bx के अंदर num3 को मूव किया, फिर हमने ax और bx को हमने जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद ax के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो हमने num4 के अंदर ऐड कर दी है।
और उसी तरह हमने जो है ना ये वाली 2 लाइनें और ये वाली लाइन आपको पता है कि हमने हर प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो इसको डिफाइन किया था। अब ज़रा देखें व्हाट इज़ num1। ये हमने ये प्रोग्राम ऐसे ही आपने लिखा और नीचे आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए num1 कॉलन, ठीक है, ये नाम रखा गया और आगे DW स्पेस 5। तो इसका मतलब क्या है कि num1 जो है वो 5 को होल्ड कर रहा है, num2 मेमोरी एड्रेस जो है ये 10 को होल्ड कर रहा है, num3 मेमोरी एड्रेस जो है ये 15 को होल्ड कर रहा है और num4 जो है इसके अंदर 0 वैल्यू जो है ना वो पड़ी हुई है। ये सारे हमारे पास डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस हैं, लेकिन बजाय मेमोरी एड्रेसेस के हमने उनके नाम रख लिए हैं। अब हम उन्हीं नाम के जरिए इनको जो है ना वो रेफर कर रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को डिबगर के अंदर लोड करते हैं। जो हमने नेसम की कमांड पढ़ी प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया कि आपने नेसम की कमांड के अंदर किस तरह से इस फाइल को आपने नोटपैड में टाइप करना है। नोटपैड में टाइप करने के बाद इसको आपने सेव कर लिया और नेसम और स्पेस -o के साथ आउटपुट फाइल का नाम देके आपने जब इसको जनरेट किया तो डिबगर के अंदर जो कोड लोड होगा वो कौन सा होगा जी। देखें ये हमारा डिबगर के अंदर जो है ना वो कोड लोड हो गया हुआ है। देखें मूव ax num1 जो है ये इंस्ट्रक्शन बन गई हमारे पास A1 और ब्रैकेट के अंदर उसने लिख दिया 1700, ठीक है। बेसिकली इसको हमने रीड ऐसे करना होता है 0017। अच्छा, उसके बाद हमने मूव किया है bx के अंदर num2 को, तो ये इंस्ट्रक्शन बनी है 8b1e और उसके आगे 0019। अब इस कोड को जरा ध्यान से थोड़ा सा समझ लें। अब जरा नीचे वाली लाइन पे चलें। सबसे पहले num1 हमने DW5 के साथ किया था, तो num1 को जो डिबगर ने एड्रेस एलोकेट किया वो एड्रेस देखें क्या है, वो मेमोरी एड्रेस है 17 और ये वाला एड्रेस है 19। num3 को जो एड्रेस मिला है वो 1b है और num4 को जो एड्रेस मिला है वो 1d है। अगर आप इसको C++ के कोड के साथ कंपेयर करें ना, तो ये पहला वेरिएबल है जो 2 बाइट लेता है। इसके बाद अगले num2 को उसने मेमोरी के अंदर 2 बाइट छोड़ के अगले एड्रेस दिए, तो 17 में 2 हमने ऐड किया तो 19 बन गया। तो जाहिर है num2 का जो ऑफसेट बना वो 19 है। num3 का जो है फिर 2 बाइट छोड़ के आगे 19 में जब आप 2 ऐड करेंगे 9 और 2 11 हो जाएंगे। 11 को हेक्सा में हम b लिखते हैं और 1 का 1 आ जाएगा, तो ये 1b मेमोरी एड्रेस बन जाएगा। और इसी तरह num4 जो है 1b में जब मजीद हम 2 को ऐड करेंगे तो 1d बन जाएगा। ये एड्रेसेस जो है ना वो एलोकेट हो गए हैं num1 को 0017, num2 को 0019 और num3 को जो है वो 001b और num4 को जो है वो 001d के नाम का एड्रेस जो है ना वो एलोकेट हो गया है। अब यही एड्रेस जो है वो आपके प्रोग्राम में जहां आपने num1 num2 num3 था और num4 था, वहां ये एड्रेसेस ऑटोमेटिकली डिबगर जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। तो आप देखें A1 और आगे ब्रैकेट के अंदर अब क्या आ गया, num1 की जगह उसका एड्रेस आ गया 1700। बेसिकली ये 1700 नहीं है, लोअर बिट पहले लिखी जाती है, हायर बिट जो है वो बाद में लिखी जाती है। तो ये 0017 ही है, ये 0019 है और ये 001b है और ये 001d है। num4 के नाम का जो हमने जो num4 नाम का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी इनिशियल वैल्यू को हमने 0 रखा है, क्योंकि हमने इन तीनों को ऐड करके तो उसके रिजल्ट को हमने num4 के अंदर जो है ना वो स्टोर करवाना है जी। तो यहाँ तक आप देखेंगे हमारा जो है ना वो डिबग कोड आ गया। यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है ना वो क्या है, ज़रा वो देखें जी कि जब हमने जो है वो लास्ट एग्जाम्पल में जब हमने मूव ax f5 किया था ना, तो यहाँ पे जो ओप कोड जनरेट हुआ था वो B80005 जनरेट हुआ था। देखें जरा, जब हमने पहली इंस्ट्रक्शन जनरेट की थी ना तो उस वक्त ये बना था B8 और 0500, वही बात आ गई। और अब ये बना है A10017, ठीक है। यहाँ पर जो बात आपको याद करनी है असेंबली स्टूडेंट होने की नाते से वो ये है कि जैसे ही आपके इंस्ट्रक्शन की टाइप बदलती है वैसे ही आपका ओप कोड जो है ना वो चेंज हो जाता है। ये इंस्ट्रक्शन क्या थी, ये इंस्ट्रक्शन थी व्हेन वी मूव कांस्टेंट इनटू ax। अगर आप ax के अंदर किसी कांस्टेंट को मूव करेंगे तो असेंबली में जो ओप कोड है वो है B8, यानी असेंबली लैंग्वेज में वो मूव जो है वो B8 के तौर पे कंसिडर होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रांसफर करते हैं किसको, मूविंग डाटा इनटू ax, आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है और आप उस डाटा को ax के अंदर जब मूव करेंगे
तो उस वक्त जो है जो ऊप कोड जनरेट होगा वो हमारे पास A1 का होगा। तो इसी तरह आपने ये ऊप कोड जो है वो सारे के सारे आपने याद कर लेने हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे आते जाएंगे डिफरेंट ऊप कोड जो है वो जनरेट होंगे और उन ऊप कोड्स का आपको अंदाजा होना चाहिए। ये 1700 जो है बेसिकली इसको हमने 0017 पढ़ना है और अगर ये 17 हेक्साडेसिमल का है, आपकी मेमोरी की जितनी एड्रेसिंग है वो सारी हेक्साडेसिमल में होती है और हेक्साडेसिमल को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 23 होगा। यहां तक इस बात को सिर्फ इतना ही हमने समझना था कि ऊप कोड में क्या डिफरेंस आया, ये A1 क्यों आया और लास्ट प्रोग्राम में वो B8 क्यों आया था। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ये एक तरीका था मेमोरी को एड्रेस करने का कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें और उन वेरिएबल्स को जो है वो अपने मूव की इंस्ट्रक्शन में या ऐड की इंस्ट्रक्शन में उसको लोड कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो देखें जरा जी। दूसरे तरीके से पहले वही बात जो मैं पिछली स्लाइड में कह रहा था कि आपने एज एन असेंबली स्टूडेंट आपने ओप कोड्स को याद रखना है। फॉर एग्जांपल B8 कब होगा, जब आप AX से कांस्टेंट को किसी भी कांस्टेंट को AX में मूव करेंगे तो उसका ओप कोड क्या है, B8 है। और जब भी आप डाटा को मूव करेंगे किसी AX के अंदर और वो डाटा आपकी मेमोरी में पड़ा होगा तो फिर आपका ओप कोड जो है वो A1 होगा। अच्छा जी, अब ये आ गया एक और तरीका आ गया वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का। हमने ये पीछे देखा कि हमारा जो num1 था ना वो 0017 पे हुआ, चूंकि वो 2 बाइट का था तो num2 ऑटोमेटिकली 0019 पे गया और जो num3 था वो ऑटोमेटिकली उसे जो एड्रेस मिला वो 001B था यानी 21 था और इसी तरह उस जो नेक्स्ट था उसको 23 मिला था यानी दो दो बाइट छोड़ के वो मिल रहा था। तो एक तरीका एड्रेसिंग का असेंबली लैंग्वेज में ये भी है कि आप num1 कॉलन लिखें, उसके बाद DW5 DW10 DW15 DW0 लिख दें। तो अब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी के साथ इसे चेक कर सकते हैं। हमें पता है कि पहला नंबर जो है वो num1 पे स्टोर होगा तो दूसरा इससे 2 बाइट आगे होगा तो हम जो एड्रेस num1 में है उसमें 2 ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ये दूसरे वाले पे। जब हम उसमें 4 ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे DW15 वाले पे और जब हम उसमें 6 ऐड करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे DW0 वाले पे। तो आप इसको इस तरह से भी रेफर कर सकते हैं, मूव AX num1 मतलब क्या, जो num1 का एड्रेस है और num1 का एड्रेस क्या था 0017। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा कि num1 प्लस 2 0017 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0019। जो 0019 पे पड़ा हुआ है वैल्यू और वो वैल्यू 10 है उसको लोड कर दो BX के अंदर। ठीक है जी, तो ये दूसरा तरीका है। इस तरह भी आप अपनी मेमोरी को जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं विद अ सिंगल लेबल। इसको हम लेबल कहते हैं, जिसको हम आम जुबान में वेरिएबल का नाम कहते हैं, असेंबली में हम इसे लेबल कहते हैं। तो सिंगल लेबल के साथ भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह एक तरीका और भी है हमारे पास जी। अब इसी तरह एक तरीका और भी है हमारे पास कि जिस तरह हमने num1 को लिखा ना DW5, आप इसको सिंगल रो में भी डिक्लेयर कर सकते हैं DW5, 10, 15, 0। इस तरह डिक्लेयर करने में किसी भी लेबल को और डाटा को या इस तरह डिक्लेयर करने में असेंबली लैंग्वेज में किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। जब आप num1 को एक्सेस करेंगे तो आपको 5 वैल्यू मिलेगी, जब आप num1 प्लस 2 को एक्सेस करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, जब num1 प्लस 4 को करेंगे तो आप 15 पे पहुंच जाएंगे और जब आप num1 प्लस 6 करेंगे तो डेफिनेटली आप 0 वाली वैल्यू जो है इस पर पहुंच जाएंगे जी। अच्छा, ये दो तरीके हो गए। देखते हैं जी एक और मेथड भी है जी हमारे पास। वो मेथड हमारे पास क्या है, वो कहलाता है जी नंबर्स को डायरेक्टली मेमोरी में से हमने एक्सेस कैसे करना है जी। अब हम डायरेक्ट नंबर्स को जो है ना वो ऐड करेंगे, किसी मेमोरी वगैरह को हम यूज नहीं करेंगे। और वो तरीका क्या है, ये कोड थोड़ा सा चेंज हो गया है, जरा कोड को समझिएगा। नंबर 1 हमने उसी तरह वेरिएबल्स को हमने जी, ये एक और तरीका है, ये कोड थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने ना num1 जो है ना उसको हमने मूव कर दिया हमारा अपने AX रजिस्टर के अंदर। अब हमने क्या किया, दूसरी लाइन देखें num1 6, AX। इसमें क्या हुआ, जो कुछ num1 में पड़ा हुआ है वो हम यानी जो कुछ AX में है, AX में चला गया 5
अब हमने उस 5 को ना रिजल्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया num16 के अंदर। num16 क्या है, ये 0 है, तो उसका क्या मतलब है, हमारा जो रिजल्टेंट मेमोरी है उसमें हमारे पास जो है ना वो 5 मूव हो गया। अब हमने क्या किया, ऐड मूव कर दिया ax के अंदर num1 प्लस 2 को। num1 प्लस 2 में क्या है, 10 है। अब ax के अंदर वैल्यू 10 चलेगी। अब हमने क्या किया, ऐड ऑपरेशन लगाया num1 6 यानी इस 6 के ऊपर जिसमें पहले 5 था और इस ax के ऊपर जिसके अंदर अब 10 है, तो num1 6 जो है ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है। क्या होगा, 10 जो है वो 5 में जमा भी होगा और उसके बाद num1 6 के कंटेंट्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे और यहाँ पे 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐड करने से क्या होता है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, ax की वैल्यू num1 प्लस 6 के अंदर ऐड होगी और जो रिजल्ट होगा वो num1 प्लस 6 में ही दोबारा ऐड हो जाएगा। यानी अगर हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज में देखें तो इससे मुराद भला क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या मतलब है, x और y ऐड होंगे और दोबारा वैल्यू जो है वो x के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। इस तरह करके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस कोड का जो है ना वो डिबगर में आपको दिखाता हूं, तो उसमें आपको नजर आएगा। ये देखें, क्योंकि A1 जब हम मूव कर रहे हैं किसे भला, एक मेमोरी लोकेशन को AX में मूव किया तो A1 का उपकोड जनरेट हुआ। यहाँ भी हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ भी आप देखें A1 ही जनरेट हुआ है, यहाँ भी हमने वही काम किया है तो यहाँ भी A1 ही जनरेट हुआ है। ठीक है ना, तो ये उपकोड्स आपने ज़रूर याद कर लेने हैं ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और उसके बाद आप देखें नीचे मेमोरी एड्रेसेस में कैसे डिक्लेयर हुआ है कि ये 19 मिला, इसमें पहली वैल्यू आ गई, उसके बाद ये दूसरी वैल्यू आ गई है, ये 10 पड़ा हुआ है, देखें 0500 ये पहली वैल्यू है, 0A00 ये दूसरी वैल्यू 10 है, ये 0F00 ये 15 पड़ा हुआ है और ये 4 0। गौर से देखें कि बेसिकली आप इसको ऐसे पढ़ें, 0005 ये 5 है, 000A ये 10 के बराबर है, 000F ये 15 के बराबर है और बाकी 4 जो हैं ये हमारे पास 0 के 0 हैं। तो देखें ये मुख्तलिफ हमारे पास एड्रेसिंग मोड जो है ना मौजूद हैं, मुख्तलिफ एड्रेसिंग टेक्निक्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यही इस चैप्टर का हमारा टाइटल है कि हमारे पास एड्रेसिंग मोड जो है ना वो कितने हैं और उसके जो है ना वो कितने मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम ने पहले ये देख लिया कि एड्रेसिंग मोड डिफरेंट वे में प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होते हैं। अब हम इनको फॉर्मली डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो आज हम सिर्फ 2 एड्रेसिंग मोड्स को जो है ना वो देखेंगे, बाकी जो हैं वो नेक्स्ट देखेंगे और उनकी एग्जाम्पल्स भी फिर हम बाद में करेंगे। अच्छा जी, अब आप देखें जी, सबसे पहला जो एड्रेसिंग मोड है उसे हम डायरेक्ट मोड कहते हैं। डायरेक्ट मोड क्या है, आपने लिखा मूव 1 2 3 4 AX। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट्स को मूव कर AX के कंटेंट्स को आप 1 2 3 4 मेमोरी का जो एड्रेस है ना वहां मूव करना चाहते हैं। अच्छा, एक हमारे पास है 1 2 3 4 AL। AL और AX का फर्क मैंने आपको बता दिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि जो हम आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं ना, इंटेल आर्किटेक्चर IAPX 888088 को, उसमें AX से मुराद है 2 बाइट का कम्युलेटर रजिस्टर और AL से मुराद है सिंगल बाइट का कम्युलेटर रजिस्टर। यानी हमने ये पढ़ा था कि इस आर्किटेक्चर के अंदर आप 2 बाइट में भी रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं और सिंगल बाइट में भी जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने कहा ये डायरेक्ट मोड है, जब आप डायरेक्टली अपनी मेमोरी को अकोमोलेटर या किसी दूसरे रजिस्टर में आप लोड कर लेते हैं, ये डायरेक्ट मोड कहलाता है। सिंपली क्या होगा, जो कुछ AX के अंदर है वो मेमोरी एड्रेस 1 2 3 4 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं 1 2 3 AL, तो इसका क्या मुराद है कि 1 बाइट में जाके स्टोर होगा, 2 बाइट्स में जाके ये स्टोर नहीं होगा। ये है पहला एड्रेसिंग मोड। अच्छा, दूसरे एड्रेसिंग मोड की हम बात करते हैं। जो दूसरा ड्रेसिंग मोड है उसे हम कहते हैं बेस्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट। ठीक है, ये इसका नाम है। इसमें एक बेस रजिस्टर हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर और एक्चुअल एड्रेस जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मसलन हमने यहाँ पे लिखा मूव 1 2 3 4 नहीं, बल्कि हमने एक एड्रेस जो है ना वो रजिस्टर का नाम लिखा है BX, X। इससे क्या मुराद है भला,
bx एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर के अंदर कोई हेक्साडेसिमल या बाइनरी वैल्यू पड़ी हुई है, वो जो वैल्यू है वो बेसिकली मेमोरी का एड्रेस है। समझ आ रही है? तो हाँ, इसका मतलब क्या है कि मूव करो 2 बाइट कंटेंट ऑफ ax टू द रजिस्टर स्टोर्ड एड्रेस इन bx। दोबारा सुन लें, bx के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को तुमने एज ए ये ब्रैकेट्स उसको रजिस्टर बनाएंगी, उसको एड्रेस बनाएंगी, उस एड्रेस के अंदर चला जाएगा और वहां जाके ax की वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। ये भी 2 बाइट है और al जब लिखेंगे तो ये सिंगल बाइट हो जाएगा। तो इस तरह माइक्रो जो है ना वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम डिफरेंट मेमोरी एल्गोरिदम्स के जरिए या मेमोरी एड्रेसिंग टेक्निक्स के जरिए हम इनको जो है ना वो एड्रेस कर सकते हैं। और